दोस्तों आज हम यस बैंक की बात करेंगे। यस बैंक में आज भी काफी बड़ी गिरावट हुई है और स्टॉक लगातार गिर रहा है। जब से आप देखें तो ये जो 81 बॉन्ड्स का मामला निकल कर आया है और बॉम्बे हाई कोर्ट ने जब इन्वेस्टर के फेवर में फैसला दिया तब से ये देखें तो एक बहुत ज़्यादा पैनिक बन गया है यस बैंक के शेयर में। और आप देखें तो जैसे ही मामला सुप्रीम कोर्ट में गया उसके बाद में और गिरावट हुई, क्योंकि सबसे पहले जो अपील लगाई थी वो इन्वेस्टर ने लगाई थी, जो बॉन्ड्स धारक है जिन्होंने अपील लगाई और कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आता है यस बैंक की तरफ से तो हमारी बाजू सुनी जाए, क्योंकि हमें बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से राहत मिली है। तो जैसे कि आप देखते हो ये सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही मामला गया, लोगों में एक बहुत बड़ा डर पैदा हो गया है कि आगे अब क्या होगा, क्या ये मामला और लंबा खींचेगा, क्या आने वाले समय में ये जो एक बहुत बड़ी अमाउंट है 8,300 करोड़ के आसपास की अमाउंट है, ये अगर यस बैंक को देनी पड़ेगी तो कैसा होगा। इन सारी बातों ने बहुत सारा डर कर लिया। ऊपर से मार्च महीने में लॉक इन पीरियड खुलने वाला है। इन दो बड़ी टेंशन ने यस बैंक के अंदर गिरावट का माहौल बना दिया। लेकिन क्या वाकई में इससे इतना हमें डरना चाहिए या फिर इस गिरावट का फायदा उठा के हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? आगे की क्या संभावना बन रही है यस बैंक को लेकर? यहाँ पे जो सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है, काफ़ी लोगों के मन में ये डर है कि जिस तरह से फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, अमेजन ने जिस तरह से वहाँ पे बीच में एक टांग अड़ाई थी, उसके बाद में देखें तो फ्यूचर ग्रुप पूरी तरह से बर्बाद हुआ और बाद में अगर आप देखें तो डील भी कैंसिल हुई। तो क्या ऐसा ही यस बैंक के साथ होगा? तो यहाँ पे बिल्कुल ये पूरे दोनों मामले अलग है, इसको आपको मिक्स नहीं करना चाहिए। फ्यूचर ग्रुप पूरी तरह से आप देखें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ चुका था। फ्यूचर ग्रुप के ऊपर जितना कर्ज था वो चुका नहीं पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने अपने कारोबार को बेच के वहाँ से कर्ज चुकाने की कोशिश की थी, ईमानदार कोशिश की थी। उन्होंने रिलायंस को अपना आधा बिजनेस बेचने की शुरुआत की थी, लेकिन अमेजन की वजह से वो काम हो नहीं पाया। लेकिन यहाँ पे यस बैंक में इसका मामला पूरा उल्टा है। यस बैंक ऑलरेडी पहले डूब चुकी है, उसको फिर से आरबीआई ने कमान सौंपी है एसबीआई के साथ में, और अब आप देखें तो एक नई शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पे जो मुसीबत होनी थी वो हो चुकी है, यहाँ पे जो गिरावट होनी हो चुकी है, अब इसकी नई शुरुआत है। अब इसमें और ज़्यादा गिरावट की संभावना नहीं है, तो आने वाले समय में इसमें सब कुछ अच्छा ही होगा और ये मामला भी निपट ही जाएगा। और आप देखें तो ये आप समझ रहे होंगे पिछले 4 क्वार्टर से एफआई जम के खरीदारी कर रही है यस बैंक में, तो आने वाले समय डेफिनेटली एक फिर से पॉजिटिव माहौल भी बनेगा। लेकिन आगे हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे 2-3 बड़ी अपडेट है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले। यस बैंक के मैनेजमेंट की तरफ से भी कुछ कहा गया है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और एक कोर्ट का फैसला और है जहाँ पे अगर आप देखें तो अपील की गई है, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे और सुप्रीम कोर्ट का क्या मामला उसको भी समझेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज निफ्टी 50 17,929 के स्तर पर क्लोजिंग दिए, 0.89% की शानदार तेजी के साथ में आज क्लोजिंग है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 41,648 के स्तर पे 0.89% की तेजी, यानी जितनी निफ्टी 50 में तेजी थी उतनी ही तेजी निफ्टी बैंक में भी, यानी निफ्टी बैंक भी आज काफ़ी अच्छा दौड़ा। निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 3,860 के स्तर पे 1.04% की शानदार तेजी थी। निफ्टी प्राइवेट बैंक में भी 21,251 के स्तर पे 0.77% की तेजी थी, यानी सभी बैंकिंग शेयरों में अच्छी खासी तेजी थी। लेकिन उसके बावजूद भी यस बैंक का स्टॉक बुरी तरह से गिरा और इसके पीछे वजह है लोगों का डर। यहाँ पे देख सकते हो कि बाजार के लिए अच्छी खबर ये निकल कर आई है कि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से एफआई बाजार में फिर से लौट आए और लगातार खरीदारी करें। आज भी उन्होंने 1,305 रुपीज़ की नई खरीदारी की है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि ये इशारा है कि अब एफआई बाजार में फिर से लौट आए। बाजार में जो बड़ी गिरावट का डर था वो थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे यस बैंक की बात करें तो स्टॉक फिलहाल 16.35 पर आ चुका है, 2.10% की आज भी बड़ी गिरावट हुई है। और आप देख सकते हो कि 81 बॉन्ड्स के मामले ने स्टॉक को यहाँ तक लाया, वरना स्टॉक के इतने नीचे आने की कोई संभावना नहीं थी। एक तरह से देखें तो ये आपके लिए मौका है इस समय खरीदारी का। वॉल्यूम आज कुछ कम था, आप देख सकते हो पिछले 1 महीने पहले इसका 18 करोड़ का वॉल्यूम था, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 13 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और कल 16 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। आज 7 करोड़ का ही वॉल्यूम, यानी कल से लगभग आधे से कम वॉल्यूम हुआ है। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। यस बैंक की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दी गई, उन्होंने 13 फरवरी को एक इन्वेस्टर मीटिंग रखी थी जीआईसी प्राइवेट लिमिटेड के साथ में। तो ये मीटिंग की जानकारी दी, दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई, किस हिसाब से मीटिंग थी ये अभी नहीं कहा गया है। लेकिन यस बैंक ने ये कहा है कि उनकी एक मीटिंग इन्वेस्टर के साथ में थी, जो लगातार मीटिंगें हो रही है। अब यहाँ पे एक पुराना मामला, जैसे कि आपको पता होगा डिश टीवी के अंदर यस बैंक की सबसे बड़ी स्टेक थी और आप समझ सकते हो कि डिश टीवी का जो मैनेजमेंट है वो यस बैंक की बात मानने को तैयार नहीं है। और अब यहाँ पे जो मामले में एक नया मोड़ आया है, डिश टीवी के जो माइनॉरिटी इन्वेस्टर है उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को लेटर लिखा है और उनसे कहा कि आप
कार्रवाई कीजिए, एक्शन लीजिए कंपनी के खिलाफ, क्योंकि कंपनी हमारी रिक्वेस्ट को मानने को तैयार नहीं। हम चाहते कि कंपनी ईजीएम बुलाए और उसमें कुछ फैसले ले, यानी हम चाहते कि मैनेजमेंट में बदलाव हो, लेकिन ईजीएम नहीं बुलाई जा रही है, हमारी बात नहीं मानी जा रही है और इसीलिए आपको इसमें एक्शन लेनी चाहिए। इससे पहले अगर आप देखें तो सेबी से भी उन्होंने डिमांड की थी। लगातार बहुत सारी एजेंसियों से डिमांड की जा रही है कि जो मैनेजमेंट है वो अपनी मन की मर्जी कराए और इसीलिए यहाँ पे देखें तो जो यस बैंक इसमें मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है, बात उनकी नहीं मानी जा रही है। तो कुल मिला के इसलिए अगर आप देखें तो यहाँ पे जो ये बातें निकल के आ रही है, ये आने वाले समय में इसमें कुछ और बड़ा होता हुआ दिखाई दे सकता है। वैसे अगर आप ये देखें तो डिश टीवी के जो भी शेयर थे वो सारे के सारे जेसी फ्लावर्स को ट्रांसफर कर दिया गया, क्योंकि उसको भी यहाँ पे देख सकते हो कि एनपीए के अंदर माना गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो भी फिलहाल, वैसे अगर आप देखें तो उसके पार्टनर फिलहाल यस बैंक भी है उस जेसी फ्लावर्स में, और इसीलिए अगर आप देखें तो अभी भी यस बैंक से जुड़ा हुआ ये मामला है। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है यहाँ पे यस बैंक की तरफ से, जो इनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है राजन पेंटल, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि एनबीएफसी और बैंक के बीच में जो पहले जो डिवीजन था वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है, यानी दोनों का जो बिजनेस है लगभग एक जैसा होता जा रहा है। इंटरेस्ट रेट जो दे रहे हैं वो लगभग अब एक जैसी होती जा रही है, यानी जो पहले फर्क था, पहले एनबीएफसी काफ़ी अच्छा लोगों को इंटरेस्ट रेट देते, हाई इंटरेस्ट रेट था उनका, लेकिन अब वो धीरे धीरे श्रिंक हो रहा है। वो भी पहले देखें तो जो एनबीएफसी थे वो डिप बाजार में खेलते थे और उच्च ब्याज दर देते थे, और बैंक है तो बैंक जो है क्षेत्र जो था वो उनका एक विशेषज्ञ क्षेत्र था। लेकिन अब आप देखें तो जो बैंक है वो भी डिप सेक्टर में जा रहे, तो दोनों के बीच का जो अंतर भी कम हो रहा है और जो उनके बीच में जो इंटरेस्ट रेट है वो भी कम होती जा रही है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो डिफरेंट दिखाई देता भी बैंक का जो कार्य करने का जो तरीका है उसमें थोड़ी सी फॉर्मेलिटी डिफिकल्ट हो जाती है, और एनबीएफसी इजीली वो कर पाते हैं और वो कस्टमर तक डायरेक्ट पहुंच जाते हैं, और इसी वजह से देखें तो उनको एनबीएफसी को वो काम आसानी से मिल जाता है। और वैसे में अगर बैंक देखें तो बैंकों के पास क्लाइंट को लोन मिलना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे जो फॉर्मेलिटी थोड़ी सी और ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, और यही थोड़ा सा गैप दोनों के बीच में है। इस समय देखें तो जो होम लोन की डिमांड है काफ़ी ज़्यादा है, लगातार आप देखें तो इसमें कुछ फैसिलिटीज़ मिल रही है और बैंकों को भी, और ज़्यादा से ज़्यादा होम लोन प्रोवाइड करने के लिए अट्रैक्टिव यहाँ पे इंटरेस्ट रेट दी जा रही है। लेकिन लगातार आप देखें तो जिस तरह से प्राइस हाइक हो रही है उसकी वजह से इंटरेस्ट जो आप रेपो रेट बढ़ने की वजह से अगर आप देखें तो होम लोन की ईएमआई भी बढ़ रही है, और इस वजह से देखें तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। लेकिन फिर भी अभी भी इंटरेस्ट लोगों का बना हुआ होम लोन की डिमांड लगातार बढ़ रही है, और कोविड काल के बाद में अच्छा खासा इसमें हमें रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। फिलहाल बैंकिंग सेक्टर का ध्यान है जो ज़्यादा से ज़्यादा अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर है। इसके अलावा देखें तो ऑटोमोबाइल्स लोन, यूज्ड कार लोन, पर्सनल कार लोन्स और पर्सनल लोन्स, इसके ऊपर, इसको माइक्रो स्मॉल फाइनेंस बैंक लोन के ऊपर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। कॉर्पोरेट लोन को तो इस समय हम अवॉइड कर रहे हैं। तो कुल मिला के देख सकते हैं यस बैंक ने अपना विजन क्लियर किया है, और जिस तरह से देखें तो यस बैंक इस समय बिल्कुल पटरी पे है और काफ़ी अच्छे देखें तो इस समय उन्होंने अचीवमेंट भी किया है, और आप ये समझ ही सकते हो कि उनकी प्रॉब्लम काफ़ी सॉल्व हो भी चुकी है। लेकिन अभी फिलहाल जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में, आप देख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट में यस बैंक पहुंच चुका है। जो बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश था 20 जनवरी का, उसके खिलाफ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे और कहा है कि जो टियर 1 बॉन्ड्स राइट ऑफ किया उसका जो फैसला है उसमें हमारा अधिकार था, और इसी अधिकार के तहत हमने इसको राइट ऑफ किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने भले ही फैसला बॉन्ड्स होल्डर्स के फेवर में दिया हो, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला वापस पलट जाएगा। इसके पीछे वजह यह है कि उस बॉन्ड्स जो इन्होंने खरीदे हैं इन्वेस्टर ने, उसमें सब क्लियरली लिखा गया है कि यस बैंक को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उनके बॉन्ड्स की रकम जीरो हो जाएगी, और ये आप बिल्कुल वैसे ही हुआ। यस बैंक डूबी है तो उसकी रकम ऑलरेडी जीरो हुई है, क्योंकि ये नियम के तहत था। अब वहाँ पे सिर्फ ये इस बात पे उनके फैसला जो फेवर में आया उसके पीछे वजह यही बताई गई कि हमको मिसलीड किया गया है, हमसे कहा गया था कि सुपर एफडी है, लेकिन ऐसा कहने से नहीं चलता है। जो डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा होगा वही माना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला फिर से पलटने की 99% फिर से संभावना, और इसीलिए फिर से आने वाले समय माहौल पॉजिटिव बनेगा। लेकिन अभी थोड़ा सा मामला आगे चलेगा, जीरो लंबी चलेगी तो, लेकिन आप ये समझ लो कि यस बैंक इस समय काफी फेयर वैल्यू पे आ चुका है। नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके इस समय आपको इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए, और आने वाले समय डेफिनेटली आपको ये बहुत ही अच्छा रिटर्न देने की ताकत रखता है, क्योंकि यस बैंक बहुत मजबूत हो चुकी है। सबसे जो बड़ी बात यह है कि इन्होंने इस बार प्रोविजन भी काफी बड़ा रखा है, तो आने वाले समय अगर यस बैंक को थोड़ी प्रॉब्लम भी आती है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। यस बैंक की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से ये कहा भी गया, प्रशांत कुमार ने कहा है कि आने वाले समय में अगर ये जो 81 बॉन्ड्स का मामला है जिसमें अगर फिर से बॉन्ड्स जारी कर दिए जाते तो भी उससे कोई ज़्यादा हमारी सेहत में फर्क नहीं पड़ेगा, ये उनका कहना है। तो अब यहाँ पे एक बार इसके पिवोट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से गिरावट होती है तो 16.52 का फर्स्ट सपोर्ट है जो टूट चुका है। सेकंड सपोर्ट आएगा 15.98 का, ये भी टूटेगा तो फिर 15.57 तक स्टॉक जाएगा, यानी 15.5 तक जाने की संभावना। लेकिन फिर से अगर पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हुआ, खरीदारी शुरू, तो फिर 17.47 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है,
इसको पार करते स्टॉक 17.88 तक जा सकता है और वहां तक पहुंच गया फिर 18.42 यानी 18.5 तक जा सकता है। तो वैसे अगर आप देखें तो थोड़ा सा पैनिक माहौल तो बना है, इसमें गिरावट और हो सकती है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो डरने की कोई बात नहीं, इसमें बने रहे और ये मौका भी है खरीदारी का, इसमें खरीदारी करें, लेकिन नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके चले, ये आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।